हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने आईसीआई स्टडी मैट के टॉपिक नंबर 15 प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं पहले आपको यह बता दूं कि यह आईसीआई के स्टडी मैट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा क्लास 10th में, क्लास 12th में, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं या आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो सभी की एक बुक मिलती है। स्टेट बोर्ड की हो तो भी एक बुक मिलती है, ठीक है ना। आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी की एक बुक मिलती है। बिल्कुल सेम वे में अगर आप आईसीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे तो वहां पे भी एक रेफरेंस बुक मिलती है। और वो बुक इसलिए दी जाती है कि जो भी पैटर्न रहेगा पेपर का, वो उस बुक के बिहाफ पे रहेगा। बिल्कुल सेम वे में सीए फाउंडेशन का जो पेपर बनता है वो स्टडी मैट के पैटर्न के ऊपर बनता है। भाई, अगर चाहता इंस्टीट्यूट तो आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर्स के नाम दे देता और आपसे कहता बेटा जाओ, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, जैसे सिविल सर्विसेज में होता है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने आपको एक प्रॉपर बुक प्रोवाइड करी और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2005 माने सीए सीपीटी जब सबसे पहली बार आया था, 2005 से लेके आज 25 चल रहा है। इस 2025 तक आप ये देखिए कि स्टडी मैट में अंदर का मटेरियल कभी चेंज नहीं हुआ। हमेशा बुक का कवर पेज चेंज होता है और नंबर ऑफ एडिशन जो इसकी नई कॉपी आ रही है वो चेंज होता है। माने आपको सबसे पहले अपने स्टडी मैट के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, मैं सारे क्वेश्चंस करने की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एग्जाम्पल्स को करने की, मैं बात कर रहा हूं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को करने की, मैं बात कर रहा हूं एडिशनल के सारे क्वेश्चंस करने की। जो क्वेश्चन गलत है मैं उस क्वेश्चन को आपको छुड़वा दूंगा, मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा। बाकी जो क्वेश्चन आपके हिसाब से टफ है, उन सभी क्वेश्चन माने मैं आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन, चाहे वो एग्जाम्पल्स हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो एडिशनल क्वेश्चन हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा। तो आप बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर आपने इस स्टडी मैट के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को कवर कर लिया तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आ जाए, आपको वो क्वेश्चन आता होगा। तो सबसे पहले आप अपना ये टारगेट बनाइए कि आपको आईसीआई स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस को कवर करना है। और उसके बाद आप जादू देखेंगे, जादू, मैजिक। क्या मैजिक देखेंगे? मैजिक ये होगा कि जब आप पीवाईक्यूज माने पास्ट ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे, मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस उठाएंगे, रेगुलर टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस उठाएंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको ऐसा लगेगा अरे ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, अरे ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, क्योंकि आपने आईसीआई के स्टडी मैट को कवर कर लिया होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नहीं कवर कर रहे हैं तो आईसीआई के स्टडी मैट को कवर करना शुरू करिए, क्योंकि पूरा का पूरा स्टडी मैट पेपर जो बनता है वो पूरा स्टडी मैट के पैटर्न पे ही बनता है, ठीक है ना भाई। देखिए, 10-5 क्वेश्चन की बात मैं नहीं करता, लेकिन हाँ 100 में से 90 या 80 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके आईसीआई स्टडी मैट के पैटर्न पे आएंगे। मैं क्वेश्चन सेव करने की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए बनाई जा रही है जो आईसीआई स्टडी मैट को कवर करना चाहते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप वीडियो को पूरी मत देखिए। आपको जिस क्वेश्चन में दिक्कत है सिर्फ वहां तक की वीडियो देखिए, बाकी वीडियो को स्किप कर दीजिए। चलिए आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने प्रोबेबिलिटी के टॉपिक की, और इसके सारे एग्जाम्पल्स कवर करेंगे बिफोर द एक्सरसाइज। उसके बाद एक्सरसाइज कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग एडिशनल क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है ना। बाकी आपने इसके जो क्वेश्चन जो उसका बेसिक है वो कहीं ना कहीं आपने पढ़ लिया होगा, तो आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने है और जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। तो जब कभी भी एक कॉइन को 3 बार टॉस कराया जाता है तो टोटल कितने केसेस तैयार होते हैं? सर 8। कौन कौन से? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तीसरी बार में या तो हेड लगा देंगे या तीसरी बार में टेल लगा देंगे। ये लीजिए, टोटल के टोटल 8 केसेस तैयार हो गए।
अब ये कह रहा है इफ अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, 3 बार टॉस करा दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो दैट इज इक्वल टू सबके अपॉन में 8 आएगा। भाई इस केस में किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए अपॉन में 8 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब 2 हेड के कितने केसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/8, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/8। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट माने क्या होता है कम से कम, माने कम से कम 2 हेड चाहिए, माने हम 2 हेड और 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा 3 हेड और 3 से ज्यादा 4 हेड कर नहीं सकते, क्योंकि 3 हेड तक की बात हो पाएगी। एक कॉइन को 3 बार टॉस कराया गया है, तो 2 हेड के कितने केस थे 3, 2 हेड के कितने केस थे 3, कौन कौन से, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड और हेड हेड टेल, और 3 हेड के कितने केस है सिर्फ एक, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/8। दोनों का आंसर निकल आया, कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। जी सर, कह रहा है अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार रोल कराया गया, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, टोटल केस हो गए 36। जब एक कॉइन को टॉस कराएंगे तो टोटल कितने केस जनरेट होंगे 36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, माने डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2 पॉइंट का डिफरेंस, माने जब आप 2 डाइस को फेंकेंगे तो यहां एक पासा आएगा, यहां एक पासा आएगा, डाइस यहां एक आएगा, यहां एक आएगा। ये कह रहा है इन दोनों फेसेस के जो नंबर्स है उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस बिटवीन द फेसेस इज 2, डिफरेंस बिटवीन द फेसेस इज 2, ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। अब सबसे पहले मुझे बताइए अपॉन में कितना केस आएगा, सर अपॉन में केस आएगा 36। अब डिफरेंस 2 आने के कितने केस होते हैं, मैं तो डायरेक्ट बता सकता हूं 8 केसेस बनते हैं। जिन बच्चों ने इसको क्लास को प्रॉपर वे में देख रखा है उन्हें आराम से समझ में आएगा डिफरेंस 2 आने के कितने केस। अगर आपने क्लास नहीं देख रखी है तब भी आपको समझ में आएगा। भाई डिफरेंस 2 आने के लिए हम क्या करें, भाई बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मैं अगर कहूं यहां नंबर 1 आया तो यहां ऐसा क्या रखूं जिससे डिफरेंस 2 हो, डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा घटाने की बात हो रही है, तो 1 के साथ ऐसा क्या रखूं जिससे डिफरेंस 2 आए, सर 3। कौन सा केस बनेगा 1 और 3 वाला, 1 और 3 वाला। 2 के साथ ऐसा क्या रखूं जिससे डिफरेंस 2 आए, सर डिफरेंस 4 लिखेंगे तो 2 और 4 वाला, बात समझ में आ गई। 3 के साथ ऐसा क्या रखूं जिससे डिफरेंस 2 आए, 3 1 और 3 5, 2 केसेस बनेंगे। 4 के साथ ऐसा क्या रखूं जिससे डिफरेंस 2 आए, 4 2 और 4 6, 2 केसेस बनेंगे। 5 के साथ ऐसा क्या रखो जिससे डिफरेंस 2 आए, 5 3, 1 केस बनेगा। 6 के साथ ऐसा क्या रखो जिससे डिफरेंस 2 आए, 6 4, 1 केस बनेगा। जरा फेवरेबल गिन लीजिए कितने हो गए, सर 8। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 8/36। यहां कभी मत छोड़िएगा क्योंकि हमेशा ऑप्शन जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा होता है। तो ये 2 जा और ये कितना कट जाएगा 9 जा। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 2/9, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 2/9। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल की। हाँ जी सर, वो कह रहा है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, दिखाई दे रहा है ना आपको जी। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द 2 डाइस वुड बी 7 और मोर। सम जो है वो 7 और मोर होना चाहिए। तो याद करिए अगर हम सम की बात करें तो यहां सम और यहां नंबर ऑफ केसेस। सम जब 2 डाइस को एक साथ रोल कराएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल केस कितने हो गए 36। अब ये पूछ रहा है आपसे प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 7 और मोर कह रहा है ना, तो सम इज 7 चलेगा, 8 चलेगा, 9 चलेगा, 10 चलेगा, 11 चलेगा और 12 चलेगा। भाई देखिए ना, जब 2 डाइस को एक साथ रोल कराया जाएगा तो कम से कम सम कितना हो सकता है 2, मैक्सिमम सम कितना हो सकता है 12।
कम से कम सम कितना होगा 2, मैक्सिमम कितना होगा 12। तो सम 7 चलेगा, 8 चलेगा, 9 चलेगा, 10 चलेगा, 11 चलेगा और 12 चलेगा। अब जरा ध्यान करिए, तो सम के लिए हमने केसेस बनाए थे, सम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यहां पे गिनती शुरू करते हैं। सम 2 आने के कितने केस होंगे? सिर्फ एक, देखो कौन सा, 1 1 वाला। सम 3 आने के कितने केस होंगे? 2, कौन कौन से? सर 1 2 और 2 1। सम 4 आने के कितने केस होंगे? 3। तो गिनती शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब गिनती को पलट दीजिए, 5 4 3 2 और 1। अब आपसे कह रहा था सम इज एटलीस्ट 7, सम इज एटलीस्ट 7। सम इज एटलीस्ट 7 का मतलब कौन कौन से केसेस काम करेंगे? कौन कौन से? ये वाले केसेस सारे काम करेंगे। तो इन सभी केसेस को ऐड कर लीजिए अपॉन 36। तो दैट इज इक्वल्स टू, अपॉन में तो 36 लिख ही दिया। अब इन सब केसेस का सम क्या होगा? 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 21। प्रोबेबिलिटी हो गई 21/36। 3 की टेबल से कट जाएगा 7/12। 3 की टेबल से कट जाएगा 7/12। यहां तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़िए। कह रहा है व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग अ स्पेड और एन एस। ये एक स्पेड पहला केस हो गया, और का मतलब क्या होता है? यूनियन। एन एस माने पहला केस हो गया स्पेड वाला और दूसरा केस हो गया एस वाला। नॉट एंड एन or n space or an ace not of spade from a pack of 52 playing cards। ठीक है ना, पिकिंग a spade or an ace not of spade। अच्छा चलो, स्पेड का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। अब जरा बात ध्यान से सुनिएगा, हमें निकालना है, पहला केस हो गया एन स्पेड, स्पेड, और दूसरा केस हो गया एन एस। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब दैट इज इक्वल्स टू, हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक कार्ड पिक किया गया, अपॉन में 52 आ गया, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? भाई स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52। 52 में से कितने प्लेइंग कार्ड्स स्पेड के होते हैं? सर 13। 4 तरीके के सूट होते हैं, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। तो स्पेड के कितने कार्ड होते हैं? 13। एस कितने होते हैं? सर 4। और क्या कोई ऐसा कार्ड होता है जो स्पेड भी हो और एस भी हो? यस होता है, एस ऑफ स्पेड। स्पेड के अंदर एस वाला कार्ड क्या होता है? वो एस भी है और स्पेड भी है। इंटरसेक्शन का मतलब जो स्पेड भी हो और एस भी हो, ठीक है ना। तो ऐसा एक कार्ड होता है, -1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16/52। 4 की टेबल से कट जाएगा, 4/13 इज द करेक्ट आंसर। 4/13 इज द करेक्ट आंसर। ये ना सर, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15, वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ 4 डिजिट नंबर कंप्राइजिंग द डिजिट 2 5 6 7 वुड बी डिविजिबल बाय 4। सबसे पहले आपको 2 5 6 7 ये 4 डिजिट दे रखे हैं। ये कह रहा है 4 डिजिट से, इससे आपको 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है। और ऐसे कितने नंबर होंगे, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें जो नंबर बने वो 4 से डिविजिबल हो? तो प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया? हमेशा कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो सबसे पहले टोटल केस की बात करिए। मुझे यह बताइए, यहां पे टोटल 4 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 4। दूसरे के लिए 3 2 1। कितने नंबर बनेंगे? टोटल नंबर बनेंगे 24। माने अपॉन में तो कितना आएगा? 24 ही आएगा। अपॉन में कितना आएगा? 24 ही आएगा। अब आपसे कहा गया है कि ऐसे कितने नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। सबसे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की बात करें तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4, अगर मैं आपसे कहूं बताइए क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? आप कहेंगे नहीं। चलो आपने डिवाइड करके देख लिया होगा। अच्छा अब मैं पूछ रहा हूं, अब क्या डिविजिबल है?
आपको डिवाइड करके फिर देखना होगा, मत चेक करिए, सीधे सीधे लास्ट के 2 डिजिट देखिए। अगर लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 4 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। माने ये नंबर 62 क्या 4 से डिवाइड हो पाता है? नहीं, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब मैं लिख दूं 24 यहां पे, तो आपको इससे मतलब होना चाहिए लास्ट के 2 डिजिट से 24। क्या 24 4 से डिविजिबल होता है? यस, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। माने डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में ये होता है लास्ट के 2 डिजिट्स से बनने वाला नंबर अगर 4 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ गई? तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके केसेस बनाने पड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा भाई, 2 के साथ ऐसा क्या रखूं जिससे 4 से डिविजिबिलिटी आ जाए? 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा। 5 के साथ 52 यस हो सकता है, तो यहां लिख दिया 5, यहां लिख दिया 2, मैंने 2 नंबर फिक्स कर दिए। 5 के साथ 6 56, ये भी 2 नंबर फिक्स कर दिए। 5 के साथ 7 नहीं चलेगा, 6 के साथ 2 नहीं चलेगा, 65 नहीं चलेगा, 67 नहीं चलेगा, 72 चलेगा, 72 चलेगा, 75 नहीं चलेगा, 76 चलेगा। ये लीजिए, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना था, यहां आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना था। जब आपका लास्ट प्लेस पे 5 फिक्स हो गया और 2 फिक्स हो गया, 5 फिक्स हो गया, 2 फिक्स हो गया, यहां पे नंबर लिख लेते हैं 2 5 7 6 7। तो जब 5 फिक्स हो गया, 2 फिक्स हो गया, तो इस वाले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 2, और इस वाले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 1। नंबर बनेंगे कितने? 2। जब आपने 2 5 6 7, जब आपने 5 और 6 को फिक्स कर दिया तो पहले वाले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 2, और नेक्स्ट वाले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? 1। तो यहां भी 2 नंबर बनेंगे, यहां भी 2 नंबर बनेंगे, और यहां भी 2 नंबर बनेंगे। कितने नंबर बनेंगे टोटल? 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 8/24, माने 1/3। 8/24 का मतलब 1/3। बात समझ में आ गई? तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में आपको पहले चेक करना पड़ेगा भाई, हमने वो नंबर्स निकाले जिनके लास्ट पे 52 आएगा। 52 आएगा तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने 5 और 2 को फिक्स कर दिया, तो इस वाले प्लेस के लिए एक एक चॉइस, और पहले प्लेस के लिए 2 चॉइस, फिर दूसरे प्लेस के लिए 1 चॉइस। तो टोटल ऐसे कितने नंबर बनेंगे? 2 नंबर बनेंगे। फिर अगले वाले में भी 2 बनेंगे, अगले वाले में भी 2 बनेंगे, और अगले वाले में भी 2 बनेंगे। माने 8 नंबर ऐसे होंगे जो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। कितने में से? 24 में से। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3। बात समझ में आ गई? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15.6। A committee of 7 members is to be formed from a group comprising 8 gentlemen and 5 ladies. Gentlemen कितने हैं? Gentlemen कितने हैं? 8. Ladies कितनी है? 5. टोटल कितने हो गए? 13. कमिटी कितने की बनानी है? 7 की। ये तरीका है क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का। पूरा क्वेश्चन हमें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी वुड कंप्राइज एग्जैक्टली 2 लेडीज। एग्जैक्टली 2 लेडीज। 2 लेडीज का मतलब एग्जैक्टली 2 लेडीज। एग्जैक्टली 2 लेडीज। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जरा जल्दी से बताइए मुझे, जरा जल्दी से बताइए। कभी भी किसी भी केस में, किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? टोटल केस की बात करते हैं। तो टोटल केस क्या होगा? 13C7। टोटल केस क्या होगा? 13C7। बात समझ में आ गई? अब हमें एग्जैक्टली 2 लेडीज चाहिए। यहां 2 लेडीज तो जेंट्स कितने चाहिए होंगे? 5। यहां 2 लेडीज तो जेंट्स कितने चाहिए होंगे? 5। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 8C5 इंटू 5C2। 8C5 इंटू 5C2। 8C5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 56 इंटू 10 560, और डिवाइडेड बाय 13C7 सॉल्व कर लीजिए। 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 7 हो गए भाई। 13 को पीछे 7 बार लिख दिया, डिवाइडेड बाय 7 का फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं। 7 से 7 कट गया, ठीक है ना। 5 2 जा 10 कट गया, ठीक है ना। 3 2 जा और 3 जा 9 कट गया, 2 4 जा 8 कट गया। बस 13 इंटू 12 इंटू 11, 13 इंटू 12 इंटू 11, 13 इंटू 12 इंटू 11, 1716। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 560 डिवाइड बाय 1716। 4 की टेबल से कट जाएगा, ठीक है ना। 4 1 जा 1 बचा, 4 जा 0, 4 जा 1 बचा,
2 जा 9 जा, आंसर आ गया 140/429। ठीक है ना, 140/429 इज द करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया 140/429। अब इसके बाद क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 लेडीज, एटलीस्ट 2 लेडीज, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं, एटलीस्ट 2 लेडीज, ये तो हमारा आंसर निकल आया, यहां पे आंसर निकल आया। अब एटलीस्ट 2 लेडीज का मतलब क्या हुआ, कम से कम 2 लेडीज हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 लेडीज, एटलीस्ट 2 लेडीज, एटलीस्ट माने क्या होता है, कम से कम। हिंदुस्तानी खून उबाल मारेगा भाई, हमसे जो काम मना करो वो हमें जरूर करना है। कम से कम 2 लेडीज की बात करें तो हम 2 या 2 से ज्यादा लेडीज की बात करेंगे, ठीक है ना। तो हमें कितना कितना चाहिए होगा, 2 लेडीज चलेंगी, 3 लेडीज चलेंगी, 4 लेडीज चलेंगी, 5 लेडीज चलेंगी, 6 हो ही नहीं सकती क्योंकि हमारे पास अवेलेबल ही 5 है, हमारे पास 5 लेडीज अवेलेबल है। हम ले जाने को 7 तक ले जा सकते थे, लेकिन लेडीज हमारे पास कितनी है, 5 ही है, तो हम 5 लेडीज तक की बात करेंगे। तो 2 वाले केस तो हमने निकाल लिए, 2 लेडीज तो 5 जेंट्स, 3 लेडीज तो 4 जेंट्स, 4 लेडीज तो 3 जेंट्स, और 5 लेडीज तो 2 जेंट्स। अब इन सभी केसेस को निकालिए, ऐड कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा 8C5 इंटू 5C2, ये तो 560 आ गया। 8C4 70 हो गया, 5C3 10 हो गया, ये 700 आ गया। 8C3 हो गया, 8C3 हो गया 56, और 5C4 का मतलब 5, 56 इंटू 5 280। 8C2 का मतलब हो गया 28, और 5C1 का मतलब हो गया 1। तो इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 560 प्लस 700 प्लस 280 प्लस 28, 1568। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1568 डिवाइडेड बाय, ये हमने सॉल्व करा था, कितना आया था 1716। ये हमारा आंसर निकल आया। जो कट रहा वो काट दीजिए 2 की टेबल से, बाकी आपका आंसर निकल आया। करने का तरीका समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ये 140/429 आ गया, 429 ही बोला था ना, शायद मैंने एग्जांपल, कोई बात नहीं, 429 आएगा, शायद मेरे से शायद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो वो बात अलग है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 15, वो कह रहा है द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स। ये आपको एक डेटा गिवन है जिसमें वर्कर्स के वेजेस गिवन है। देखिए ना, यहां वेजेस इन रुपीज लिखा हुआ है और यहां नंबर ऑफ वर्कर्स लिखे हुए हैं। ये कह रहा है वेजेस 50 से 60 पाने वाले, माने 50 रुपए से 60 रुपए पाने वाले वेजेस पाने वाले कितने वर्कर्स है, 15 वर्कर्स है। 60 से 70 रुपए पाने वाले कितने वर्कर्स है, 23 वर्कर्स है। 70 टू 80 रुपीज पाने वाले कितने वर्कर्स है, 36। 80 टू 90 में 42, 90 टू 100 में 17, 100 टू 110 में 12, और 110 टू 120 में 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, इन सभी क्वांटिटीज का सम कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, इन सभी क्वांटिटीज का सम कर लेंगे, हाँ या ना, बिल्कुल कर लेंगे। जरा करिए, कितना हो जाएगा, 15 और 23 38, और 6 44 और 30, 44 और 30 74, और 2 76 और 40, 116, 133, 145, 150 हो गए। कितने हो गए, 150। कितने हो गए, 150 वर्कर हो गए। ठीक, बात समझ में आ गई। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ अ वर्कर सेलेक्टेड एट रैंडम, इसमें से एक वर्कर सेलेक्ट किया गया फ्रॉम द एंटायर ग्रुप ऑफ वर्कर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेज वुड बी लेस देन 50। सबसे पहले यहां लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी। तो मुझे जरा ये बताइए अपॉन में कितना केस आएगा। भाई एक ही वर्कर सेलेक्ट किया है, जब तक एक का सिलेक्शन होगा तब तक कॉम्बिनेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब एक से ज्यादा सिलेक्शन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है। जरा ध्यान दीजिए, तो यहां पे एक ही वर्कर सेलेक्ट किया गया है, यहां पे एक ही वर्कर सेलेक्ट किया गया है। जरा ध्यान दीजिए, यहां पे एक ही वर्कर सेलेक्ट किया गया है, तो हमें कॉम्बिनेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब जरा ये बताइए अपॉन में कितना केस आएगा, 150। इसमें किसी भी केस, इस एक्सपेरिमेंट में किसी भी केस की बात की जाए, किसी भी केस की प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, तो हमेशा कितना आएगा, 150 आएगा। अब वो कह रहा है हिज वेज वुड बी लेस देन 50, 50 से कम रुपए के वेजेस हो, ऐसा तो कोई वर्कर है ही नहीं। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0/150 माने 0। ठीक है ना। अगला, हिज वेज वुड बी लेस देन 80, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हिज वेज वुड बी लेस देन 80, तो अपॉन में तो 150 आएगा। 80 से कम, 80 से कम का मतलब ये तीनों केसेस, 80 से कम का मतलब ये तीनों केसेस, 15 और 23 38, 38 और 6
44 और 30 74, 74 बाय 150, 74 बाय 150 का मतलब हो गया 37 बाय 75, 37 by 75 is the correct answer. Next, his wage would be more than 100. more than 100 माने ये वाले केसेस हो गए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 17 by 150. प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 17 by 150. सॉरी, यहां पे लिखना है, ये इसका आंसर है, ठीक है ना? 17 by 150. इसका आंसर कितना आ गया? 17 by 150. नेक्स्ट, हिज वेज वुड बी बिटवीन 70 एंड 100. 70 से 100 के बीच में, यही वाली बात होगी, माने इन तीनों केसेस का सम कर देंगे, इन तीनों केसेस का सम कर देंगे। जरा करिए, 36 और 42 ये हो जाएगा 78, 78 और 7 85, 95, माने प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 95 बाय 150, 5 की टेबल से कट जाएगा, 19 बाय 30, 19 बाय 30 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई, चारों पार्ट क्लियर हो गए। कितना इजी द क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सब क्वेश्चनों में आपको अलग अलग क्वेश्चन दिखाई देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है, देयर 3 इवेंट्स ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूं, ठीक है ना? एक्सक्लूसिव है, जब एक्सक्लूसिव है ए बी सी 3 इवेंट्स है, माने एक्सक्लूसिव का मतलब कोई से भी 2 इवेंट एक साथ ऑकर नहीं हो सकते, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा? 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए कितना होगा? वो भी 0। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी कितना होगा? वो भी 0। क्यों? क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है। ये कह रहा है, हम तो ना कह रहे। एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव का मतलब इन तीनों में से एक ना एक तो आएगा ही आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा? 1। और इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू के मान लेते हैं। अब वो कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट ए। कॉम्प्लीमेंट्री माने ए के ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ए के ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। बेटा जी एक बात बताइए, किसी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी है तो क्या करते हैं? टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस करते हैं। माने हमारा फर्ज सबसे पहले यह बनता है कि हम किसी भी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को कैलकुलेट करें। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश माने ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे। तो अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? बेसिक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट क्या हो गया? 0। जरा देखिए, ये वाला पार्ट क्या हुआ? 0। ये वाला पार्ट भी क्या है भाई? हिल क्यों रहा है? ये वाला पार्ट भी क्या है? ये वाला पार्ट भी क्या है? 0। ये वाला पार्ट भी क्या है? 0। ये वाला पार्ट भी क्या है? 0। ये सारे के सारे पार्ट आप देखिए 0 दिख रहे हैं। ये सारे के सारे पार्ट क्या है? आपके 0 है, ठीक है ना? अच्छा जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना है? 1। तो यहां लगा देंगे 1 और ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के है, के प्लस के माइनस 0 हो ही गया। तो 3k बराबर 1, तो k बराबर कितना होगा? 1/3। माने तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3 और इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी? 1/3। अब ए के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो ए के ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करें? 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कर दे, माने आंसर कितना आ जाएगा? 2/3। आंसर कितना आ जाएगा? 2/3। लीजिए ये आंसर निकल आया। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है, अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। माने टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 से लेके 25।
ये सैंपल स्पेस बना के तैयार कर दिया। वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी डिविजिबल बाय 4 और 7। तो सबसे पहले कितने नंबर सेलेक्ट किए गए हैं? सब कितने नंबर सेलेक्ट किए गए हैं? सब कितने नंबर सेलेक्ट किए गए हैं? जरा ध्यान से देखिए, कितने नंबर सेलेक्ट किए गए हैं? सिर्फ और सिर्फ एक नंबर सेलेक्ट किया गया है। तो क्या कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और 7, माने डिविजिबल बाय 4 और का मतलब यूनियन, डिविजिबल बाय 7, यही तो निकालना है। माने हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अपॉन में कितना केस आएगा? अपॉन में कितना केस आएगा भाई? टोटल कितने नंबर्स है? 25 अपॉन 25 लिख दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माने डिविजिबल बाय 4 कितने नंबर होंगे? 1 से लेके 25 में कितने नंबर 4 से डिविजिबल होंगे? तो 25 डिवाइड बाय 4 कर लीजिए, कितना आ गया? 6 पॉइंट समथिंग आएगा। पॉइंट वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, एग्जैक्टली 6 नंबर जो होंगे वो 4 से डिविजिबल होंगे। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माने डिविजिबल बाय 7 कितने नंबर होंगे? तो 25 डिवाइड बाय 7 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। 3 पॉइंट वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, माने 3 नंबर एग्जैक्टली जो होंगे वो 7 से डिवाइड होंगे। कौन कौन से? 7, 14 और 21। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 7 से भी डिवाइड हो जाए? भाई 4 और 7 का एलसीएम कितना हुआ? 28। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 28 से डिवाइड हो जाए 1 से लेके 25 में? नहीं, तो ये कर दिया 0। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9/25। आंसर कितना आ जाएगा? 9/25। बात समझ में आ गई? ये लिखा हुआ है आंसर 9/25। क्लियर हो गई बात? चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहा है कॉइन इज टॉस थ्राइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और मोर हेड। ये हम कर चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। आंसर कितना आया था? 4/8 माने 1/2, ठीक है ना। 4/8 का मतलब 1/2, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है 1/2 का मतलब 0.5। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11, a number is selected at random from the first 1000 नेचुरल नंबर। सबसे पहले कितने नंबर सेलेक्ट किए जा रहे हैं? कितने नंबर सेलेक्ट किए जा रहे हैं? सर एक ही नंबर सेलेक्ट करना है। कितने में से? फ्रॉम द फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर में से, ठीक है ना। तो 1 से लेके 1000 तो लिखेंगे नहीं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5 और 9। माने आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट इट विल डिविजिबल बाय 5 और डिविजिबल बाय 9। यही तो कहने का मतलब हुआ, मल्टीपल ऑफ 5 और 9 या डिविजिबल बाय 5 और 9, बात तो एक ही है। अब अगर मैं इसे मानूं ए, इसे मानूं बी, तो बीच में और का मतलब क्या हुआ? यूनियन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए इसके अपॉन में कितना केस आएगा? भाई कितने नेचुरल नंबर है? 1000, तो डिवाइड बाय क्या होगा? 1000, क्योंकि एक ही नंबर सेलेक्ट किया गया है। एक से ज्यादा नंबर सेलेक्ट करता तो हम कॉम्बिनेशन लगाते। बात समझ में आ गई? अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माने डिविजिबल बाय 5 कितने नंबर होंगे? फटाफट से कैलकुलेटर उठाइए और क्या करिए? 1000 डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, कितना आ गया? 200 प्लस डिविजिबल बाय 9 कितने नंबर होंगे? तो 1000 डिवाइड बाय 9 कर लीजिए, कितना आया? 111.11। पॉइंट वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, 111 माइनस डिविजिबल बाय 5 भी हो और 9 भी हो, तो 5 और 9 का एलसीएम कितना हो गया? 45। 45 से कितने नंबर डिविजिबल होंगे? सर 1000 डिवाइड बाय 45 कर दीजिए, कितना आ गया? 22। पॉइंट वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, 22 एग्जैक्टली नंबर डिवाइड होंगे। बस दिस प्लस दिस माइनस दिस कर दीजिए, ये हो जाएगा 200 प्लस 111 माइनस 22। आंसर आ गया 289, माने 289 बाय 1000, तो आंसर हो जाएगा 0.289। आंसर हो जाएगा 0.289। जरा चेक करिए, ये रहा वो 0.29 इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया, करना नहीं चाहिए कायदे में। 0.289 ही आंसर होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12। हाँ जी सर, क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी डेट एन अकाउंटेंट्स जॉब एप्लीकेंट हैज अ बीकॉम डिग्री। माने एक इंटरव्यू के लिए कोई एक अकाउंटेंट गया, उसके पास बीकॉम डिग्री होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी, इस बात के चांसेस क्या है? 0.85। माने उसके पास
बीकॉम की डिग्री हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.85, ठीक है ना। दैट ही सीए इज 0.30, और अगर वो सीए है इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.30, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना। एंड दैट ही इज बोथ बीकॉम एंड सीए, माने बीकॉम भी हो इंटरसेक्शन, क्योंकि एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन से होता है, तो यहां इंटरसेक्शन बना लेते हैं, ठीक है ना। और सीए भी हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है आपको 0.25। अब आपसे पूछ रहा है आउट ऑफ 500 एप्लीकेंट्स हाउ मेनी वुड बी बीकॉम और सीए, तो बताइए 500 एप्लीकेंट में से कितने बीकॉम होंगे या फिर सी होंगे। तो पहले तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकॉम और का मतलब क्या हुआ यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ सीए, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर वही वाली बात, ये ए ये बी, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो दैट इज इक्वल टू, डायरेक्ट बताइए आप डायरेक्ट बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीकॉम के कितने बंदे हैं 0.85 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सीए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.30 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये भी हमें गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी ये भी हमें गिवन है, कितना गिवन है सर ये 0.25, तो क्या कर देंगे हम माइनस 0.25, जरा चेक करिए आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.90 आई थिंक सो, 0.85 प्लस 0.30 माइनस 0.25, 0.9, बिल्कुल सही सोचा मैंने, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 0.9। ये प्रोबेबिलिटी है, आपसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी गई है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आउट ऑफ 500 एप्लीकेंट्स हाउ मेनी वुड बी बीकॉम और सीए, माने 500 में से कितने बीकॉम या फिर सी होंगे। तो भाई आपसे एक्सपेक्टेशन पूछी गई, तो एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई क्या कर देंगे नंबर ऑफ एप्लीकेंट से कर देंगे। तो यहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू n इंटू प्रोबेबिलिटी, n कितना है 500 इंटू 0.9 दैट इज इक्वल्स टू 450, माने 450 एप्लीकेंट होंगे जो कि या तो बीकॉम डिग्री होल्ड करते होंगे या फिर सीए होंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 पढ़िए जरा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, सबसे पहले तो ए माइनस बी का मतलब मुझे बताइए, यहां दो सर्कल बनाइए, ये ए ये बी, ए माइनस बी माने ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ए माइनस बी माने ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ये ए में से बी को घटा दे, माने कौन से वाले पार्ट की बात हो गई, ओनली ए की बात हो गई। भाई ए माइनस बी की बात करें माने ए में से बी को घटा दे, माने ए आएगा और बी नहीं आएगा, तो कौन से पार्ट की बात हो गई, ये वाला हो गया ए माइनस बी, ठीक है ना। माने ए माइनस बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, आप खुद बताइए। इस ए में से हम क्या करें, ये वाला पार्ट कौन सा है सर, ये कॉमन पार्ट है जो ए में भी है और बी में भी है, इस पार्ट को क्या नाम देंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी नाम देंगे, इस पार्ट को क्या नाम देंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी नाम देंगे, तो यहां नाम दे देते हैं, ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी। और ये वाला पार्ट कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट हुआ सर, ये वाला पार्ट हुआ बी माइनस ए। अब देखिए ये पूरा सर्कल ए का में से ये ए इंटरसेक्शन बी, तो ए माइनस बी ये बचा, माने ए में से अगर ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो तो ए माइनस बी पता लग जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी आपको 1/5 गिवन है, तो ये हो गया 1/5
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है 1/3, ये 1/3। तो जरा मुझे ये बताइए ए इंटरसेक्शन बी पता लग जाएगा? बिल्कुल पता लग जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी पता लग जाएगा? बिल्कुल पता लग जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/5। एलसीएम कितना आ गया? 15 और 5 माइनस 3 2, 2/15 आ गया। माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कितना आ गया? 2/15 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कितना आ गया? 2/15। ये कॉमन वाला पार्ट आपको पता लग गया कि ये 2/15 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द टू इवेंट्स ए एंड बी ओनली बी वुड ऑकर। ओनली बी का मतलब, ओनली बी का मतलब आपसे ये वाले पार्ट की बात कर रहा है, ओनली बी। अब ओनली बी निकालने के लिए क्या करें? इस बी में से ये इंटरसेक्शन पार्ट माइनस कर दे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, इस ओनली बी को आप चाहे तो बी माइनस ए भी बोल सकते थे। तो दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है हमारे पास? सब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/2, तो ये हो गया 1/2 माइनस सब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 2/15। एलसीएम कितना आ गया? 30। ये हो गया 15 माइनस 4, 11/30 इज द करेक्ट आंसर। 11/30 इज द करेक्ट आंसर। करने का तरीका समझ में आया? क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया? कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरी एग्जाम्पल को हमें करना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को कवर करना है, चाहे वो एग्जाम्पल्स हो, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, चाहे वो एडिशनल का क्वेश्चन हो। सबसे पहले इस बुक के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को कवर करना है। कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा हो, बेझिझक होकर देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाता हुआ चल रहा हूं मैं। चलिए आगे की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 40। ये कुछ बड़ा सा जरूर लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन यकीन मानिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जरा ध्यान से देखिए, मैं एक एक करके लाइन को पढ़ता जाता हूं, बहुत ध्यान से देखिए। कह रहा है देयर आर 3 पर्सन्स से ए बी एंड सी, ठीक है ना, हैविंग डिफरेंट एजेस। द प्रोबेबिलिटी कहां गया भैया, क्यों परेशान हो रहे हो? The probability that A survive another 5 years is 0.80। माने A की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको? 0.80। B survive another 5 years is 0.60। B की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको? 0.60। C survive another 5 years is 0.50। C की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको? 0.50। अब वो कह रहा है The probability that A and B survive another 5 years is 0.46। माने A और B दोनों साथ में जी जाए। A इंटरसेक्शन भी आपको गिवन है 0.46। B and C survive another 5 years 0.32। B इंटरसेक्शन C आपको दे रखा है 0.32। And A and C survive another 5 years 0.48। A इंटरसेक्शन C गिवन आपको 0.48। वो कह रहा था प्रोबेबिलिटी डेट ऑल दीज 3 पर्सन सर्वाइव अनदर 5 ईयर। माने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना? 0.26। वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब जरा लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सर्वाइव अनदर 5 ईयर। माने एटलीस्ट वन ऑफ देम माने कम से कम एक तो जिए अगले 5 साल। या तो ए जिए, या बी जिए, या सी जिए। या का मतलब यूनियन। माने आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माने लिख ले फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। माने इन तीनों को प्लस करिए, इन तीनों को माइनस करिए और ये वाली क्वांटिटी जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 0.80 प्लस 0.60 प्लस 0.50 माइनस 0.46 माइनस 0.32 माइनस 0.48 प्लस 0.26। बस जोड़ के आंसर बता दीजिए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.8 प्लस 0.6 प्लस 0.5 प्लस 0.26 माइनस 0.46 माइनस 0.32 माइनस 0.48। आंसर आ गया 0.9। कहानी खत्म। दैट्स योर आंसर।
क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात, ये आ गया। अब इसने कोई आपको 500 एप्लीकेंट नहीं दे रखे, ये इसने जबरदस्ती का आंसर निकाला है, ये गलत है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। यहीं पे आंसर हो जाएगा इसका 0.9। तो ये आंसर निकल आया, ये गलत दे रखा है, ठीक है ना। बस अब आज के लिए हम लोग इतनी ही क्लास रखते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें भाई टोटल मिला के इसमें 33 एग्जाम्पल्स है। 33 में से 14 एग्जाम्पल्स जो है वो बेसिक प्रोबेबिलिटी के और 11th की प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को हमने कर लिया, ठीक है ना। अब बाकी बचे इसके कितने, 18 एग्जाम्पल। वो जो 18 एग्जाम्पल है उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स तो आपकी 12th वाली प्रोबेबिलिटी माने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के हैं, और बाकी कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं, सिर्फ इतने एग्जाम्पल्स आप करके देख लीजिए। आपको इतने एग्जाम्पल में कोई भी दिक्कत हो, इस वीडियो को वहीं पे पॉज करके आराम से उस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखिए, और उसके बाद आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बाकी के बचे एग्जाम्पल्स करेंगे, जिसमें कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, जरा ध्यान दीजिए, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी माने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और एंड इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत सिंपल वे में निकल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।